Welcome back to Biology Lectures with Sonam. In this video, we are going to discuss about what is regeneration and what are the different types of regeneration. So first of all, what is regeneration? So it is the activation of developmental processes in past embryonic life. Past embryonic life means during adult phase to restore missing organ or tissue. जैसे हमें पता है कि जो हेयर्स हैं वो दोबारा से रीजनरेट होते हैं, नेल्स हैं, जो स्किन है ये दोबारा से रीजनरेट होता है। तो मींस अगर कोई टिश्यू या कोई ऑर्गन अगर ये एम्पुटेट होता है या मिस होता है तो यहाँ पे इसकी जगह पे ये जो ऑर्गन है इसको दोबारा से रिस्टोर किया जाता है, क्योंकि दोबारा से जो डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं वो एक्टिवेट होती हैं। तो इसको हम बोलते हैं रीजनरेशन। अब रीजनरेशन जो है ये डिफरेंट मेथड्स के साथ होती है। मींस कई बार जो कुछ सेल्स रीजनरेशन परफॉर्म करते हैं, कई बार जो मेथड है वो डिफरेंट होता है। सो मेथड के बेसिस पे यहाँ पे 4 टाइप्स की रीजनरेशन है। सबसे पहले है स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन। मींस ऐसी रीजनरेशन जिसमें जो कैसे होती है, जबकि कोई स्टेम सेल प्रेजेंट हो और उस स्टेम सेल से जो पर्टिकुलर टिश्यू है वो डिफ्रेंशिएट हो और वहां पे वो रीजनरेट हो जाए। तो ये हो गई स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन। अब दूसरा है यहाँ पे एपीमॉर्फोसिस। एपीमॉर्फोसिस का मतलब होता है कि जो यहाँ पे ऑर्गन है या फिर कोई टिश्यू है अगर ये एम्पुटेट हो गया है तो यहाँ पे जो रिमेनिंग सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है ये क्या करेंगे, ये दोबारा से डी डिफ्रेंशिएट करेंगे एंड फिर से इनकी रीडिफ्रेंसिएशन होगी और इससे जो टिश्यू ऑर्गन है ये रीस्टोर हो जाएगा। हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो थर्ड है इट इज कॉल्ड द मॉर्फोलेक्सिस। मॉर्फोलेक्सिस होता है कि जब जो एग्जिस्टिंग सेल है या एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उनकी रीमॉडलिंग या फिर रीपैटर्निंग होती है। तो जब रीजनरेशन इस तरीके से होती है तो इसे हम बोलते हैं मॉर्फोलेक्सिस। अब फोर्थ वन है कंपनसेटरी रीजनरेशन। कॉम्पनसेटरी मीन्स जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमन लिवर की बात करें तो अगर ह्यूमन लिवर में कोई भी डैमेज होती है या लिवर के सेल्स या टिश्यू लॉस होता है तो जो लिवर है वो अपने आप को कुछ हद तक रीजनरेट करता है। लेकिन ये रीजनरेशन ना तो स्टेम सेल्स के साथ होती है, बहुत कम जो इसमें स्टेम सेल्स होते हैं जो कि रीजनरेट करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो लिवर में रीजनरेशन है वो कंपनसेटरी रीजनरेशन होती है। सपोज कि यहाँ पे लिवर है और लिवर का जो कुछ पोर्शन है ये यहाँ से डीजनरेट हो गया तो लिवर के जो रिमेनिंग सेल्स हैं यहाँ पे ये अपना साइज जो है इसको इंक्रीज कर लेंगे और इस टाइप की जब इस तरीके से रीजनरेशन होती है तो हम इसको बोलते हैं कॉम्पनसेटरी रीजनरेशन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दिस स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन एंड अबाउट एपीमॉर्फोसिस। सबसे पहले स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन क्या है? इट इज व्हेन द स्टेम सेल डिवाइड एंड द डॉटर सेल डिफरेंशिएट टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेल्स। सो इट इज नॉट अ ट्रू रीजनरेशन। मीन्स ट्रू रीजनरेशन ये नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंटल प्रोसेसेस वो रीएक्टिवेट नहीं हो रहे। सिंपली क्या है कि स्टेम सेल्स किसी भी ऑर्गन में प्रेजेंट हैं और उन्हीं स्टेम सेल्स से जो नए सेल हैं वो डिवाइड एंड डिफरेंशिएट करते हैं। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे पहली एग्जांपल आएगी हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। मींस ऐसे सेल्स जो कि बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं और दीज आर कॉल्ड दी ब्लड प्रिकर्सर सेल या फिर जो ब्लड के स्टेम सेल्स होते हैं। अब इससे ही बहुत सारे जो डब्ल्यूबीसीज मींस जितने भी टाइप के डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स और जो आरबीसीज हैं ये इसी से हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से ही बनते हैं। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। अब कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जैसे कि यूनिपोटेंट स्टेम सेल। ठीक है, यूनिपोटेंट स्टेम सेल, यूनिपोटेंट स्टेम सेल वो होते हैं जो कि सिंगल जो मीन सेल है उसमें ही डिफरेंशिएट हो सकते हैं। जैसे कि हेयर फॉलिकल्स, तो हमारे हेयर्स जो हैं जब शेड होते हैं तो उनकी जगह पे रीग्रो होते हैं हेयर्स। तो जो हेयर रीजनरेशन है ये भी एग्जांपल है स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन की, बिकॉज वहां पे जो हेयर फॉलिकल स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जो ह्यूमन स्किन है ये सब जो एग्जांपल्स हैं स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन की। सो जो प्लानेरियंस होते हैं अगर हम इनकी बॉडी को पूरा भी कट कर दें और अगर स्मॉल फ्रेगमेंट भी वहां पे बचा हो तो उसमें सफिशिएंट प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं जो कि इसकी पूरी बॉडी को रिस्टोर कर लेते हैं, पूरी बॉडी को रीजनरेट कर लेते हैं। तो ये भी एक एग्जांपल है स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन की। तो हमने क्या देखा कि जो स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन है इसमें क्या होता है कि कोई ऑर्गन टिश्यू में पहले से ही स्टेम सेल प्रेजेंट होते हैं और जो लॉस्ट सेल या टिश्यू है उसको
कंपनसेट करने के लिए या फिर उसको रिस्टोर करने के लिए ये जो स्टेम सेल्स हैं ये डिवाइड एंड डिफरेंशिएट होते हैं उन रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स या सॉरी टिश्यूज या फिर सेल्स में। लेकिन ये एक ट्रू टाइप की रीजनरेशन नहीं है, क्योंकि दोबारा से कोई भी रीजनरेशन का जो डेवलपमेंटल पाथवे है, जो डेवलपमेंटल प्रोसेसेस है, ये रीएक्टिवेट नहीं हो रही। अब दूसरा जो आज हम डिस्कस करेंगे ये है एपिमॉर्फोसिस। एपिमॉर्फोसिस क्या है? सबसे पहले इट इज एन ऑर्डरली प्रोसेस, मीन स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस होती है, एंड बाय विच द रिमेनिंग एग्जिस्टिंग टिश्यू विल रिस्टोर द मिसिंग ऑर्गन। इसमें क्या होता है कि सपोज एक ऑर्गन जो है वो एम्पुटेट हो गया, मीन्स कट ऑफ हो गया बॉडी से, तो यहाँ पे क्या होता है कि आफ्टर एम्पुटेशन जो सेल्स हैं, जो रिमेनिंग सेल्स हैं, जो ऑर्गन में रिमेनिंग सेल्स हैं, ये डी डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक है डिफ्रेंसिएशन, दूसरा है डी डिफ्रेंसिएशन। सपोज यहाँ पे मसल सेल है, कोई भी मसल, अभी इसका कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं हुआ कि ये कौन सा मसल है, मीन्स ये अनकमिटेड मसल सेल है। अब ये जो मसल है, सपोज इसकी डिफ्रेंसिएशन हो गई इनटू द बाइसेप एंड ट्राइसेप, तो यहां पे जो मसल सेल है ये कौन सा है? अनडिफ्रेंशिएटेड सेल, ठीक है। और जो बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स हैं, दीज आर कॉल्ड द डिफ्रेंशिएटेड सेल्स। और डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू मीन्स यहाँ पे दे हैव देयर फाइनल कमिटमेंट स्टेज, कि वो टिश्यू या इस मसल से जो वाले मसल्स बनने हैं वो फाइनल कमिटमेंट इन दोनों के पास इन्होंने अचीव कर ली है, तो इनको हम बोलेंगे डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू। नाउ एग्जांपल से समझिए, अगर यहाँ पे डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू मीन्स अगर बाइसेप और ट्राइसेप ये अपनी कमिटमेंट लॉस कर दें और दोबारा से एक प्रोजेनिटर मसल सेल में कन्वर्ट हो जाएं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डी डिफ्रेंसिएशन। नाउ अगर यहाँ पे जो मसल है अगर ये दोबारा से डिफ्रेंशिएट हो जाए इनटू बाइसेप एंड ट्राइसेप, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीडिफ्रेंसिएशन। सो जो कमिटमेंट्स हैं ये 4 टाइप की होती हैं। जो अनकमिटेड सेल्स हैं इनको हम बोलते हैं अनडिफ्रेंशिएटेड सेल। जब ये फुली कमिटेड हो जाते हैं तो दीज आर कॉल्ड दी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स, मींस जब ये फाइनल स्टेज ऑफ कमिटमेंट पे होते हैं। उसके बाद अगर ये डिफ्रेंसिएशन लॉस करके दोबारा से प्री सेल में, प्रोजेनिटर सेल में कन्वर्ट हो जाए, तो यहाँ पे इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डी डिफ्रेंसिएशन। और अगर ये दोबारा से अपनी डिफ्रेंसिएशन रीस्टोर कर लें तो दिस इज कॉल्ड री डिफ्रेंसिएशन। सो एपिमॉर्फोसिस में क्या होता है कि सपोज दिस इज अ ऑर्गन और ऑर्गन की एम्पुटेशन हो गई, मींस यहाँ से ये कट ऑफ हो गया, तो अब यहाँ पे जो इसका रिमेनिंग पार्ट है, मींस जो ये वाला पार्ट है, इसमें जितने रिमेनिंग सेल्स हैं ये सबसे पहले डी डिफ्रेंसिएशन इनकी होगी। उसके बाद आफ्टर डी डिफ्रेंसिएशन ये अनडिफ्रेंशिएटेड होंगे, मींस जो प्रिकर्सर सेल है उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। और आफ्टर दिस ये दोबारा से रीस्टोर करेंगे ऑर्गन को विद द हेल्प ऑफ रीडिफ्रेंसिएशन। सो फाइनल स्टेज में क्या होगा कि जब ये वाले सेल्स जो हैं ये दोबारा से रीडिफ्रेंशिएट होंगे, तो यहाँ पे जो ऑर्गन है ये रीस्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है एपिमॉर्फोसिस। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो एपिमॉर्फोसिस है इसमें डिफरेंट स्टेप्स कौन से हैं। सी इट इज अ ऑर्डरली प्रोसेस, मींस ये एक ऑर्डर में होती है, स्टेप्स में होती है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? एम्पुटेशन ऑफ एनी ऑर्गन एंड टिश्यू। सपोज यहाँ पे एक टिश्यू है जिसमें कि डिफरेंट सेल्स हैं, जैसे इट इंक्लूड द एपिडर्मिस, दिस इज इनर लेयर ऑफ स्किन विच इज कॉल्ड डर्मिस। यहाँ पे कुछ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, बोन प्रेजेंट है और कुछ नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। जनरली जो टिश्यू है उसमें यही सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो सपोज यहाँ से जो ये ऑर्गन है ये एम्पुटेट हो गया। अब क्या होगा कि विद इन 8 आवर्स यहाँ पे एक प्लाज्मा क्लॉट फॉर्मेशन होगी, मीन्स प्लाज्मा क्लॉट बनेगा इन ऑर्डर टू स्टॉप ब्लीडिंग इस एरिया में। तो आफ्टर दिस जो वूंड हीलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा विद इन 10 to 12 आवर्स आफ्टर एम्पुटेशन। वूंड हीलिंग का मतलब है कि ये जो वूंड वाला एरिया है, जो एम्पुटेटेड एरिया है, इसको वूंड एपिथेलियम जो है ये वो कवर करती है। वूंड एपिथेलियम भी बोल सकते हैं या फिर हम इसको एपिडर्मिस भी बोल सकते हैं। मींस यही जो एपिडर्मिस है ये एक्सटेंड होती है और यहाँ पे पूरे वूंड को कवर करती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वूंड हीलिंग। अब ये जो प्रोसेस है, मींस जिसमें जो एपिडर्मिस है ये वूंड को इस तरीके से कवर करती है इन द प्रोसेस ऑफ वूंड हीलिंग। इस प्रोसेस में कोई भी स्कार फॉर्मेशन नहीं होती। मीन्स यहाँ पे जो एपिमॉर्फोसिस है, अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो इट ऑकर्ड इन सम amphibians which include the salamanders,
देन जो फ्लैटफॉर्म्स है विच इंक्लूड प्लेटीहेल्मिन्थ्स, इनमें होता है। देन जो अगर हम इसमें देखें तो जो वॉल लिजर्ड्स होती हैं रेप्टिलियन में, इनमें भी जो है वो एपिमॉर्फोसिस होता है विद विच इज कॉल्ड द रीजनरेशन। मींस जो वॉल लिजर्ड्स हैं, जब जो इनकी टेल रिमूव होती है, टेल एम्पुटेट होती है, तो वो दोबारा से रीजनरेट हो जाती है। एंड which type of regeneration is it is the epimorphosis। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो जितने भी ये ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें एपिमॉर्फोसिस होता है। और एपिमॉर्फोसिस में जो वुंड हीलिंग है उसमें क्या होता है कि जो वुंड है उसको ओनली एपिथेलियम या फिर हम बोल सकते हैं एपिडर्मिस ही कवर करती है, तो कोई इसका फॉर्मेशन नहीं होती। मीन्स कोई भी ऐसा जो है साइन नहीं मिलता कि ये जो इसकी टेल है ये दोबारा से एम्पुटेट होके दोबारा से रीजनरेट हुई है, तो मीन्स कोई वहां पे साइन उसका नहीं मिलता। लेकिन अगर हम ह्यूमंस में देखें तो हमें कोई भी चोट लगती है तो उसका एक जो है निशान पड़ता है वहां पे। वो क्यों होता है? क्योंकि जब ह्यूमंस में कोई भी वुंड हीलिंग होती है तो वुंड को एपिडर्मिस एंड डर्मिस ये दोनों कवर करते हैं। और जो डर्मिस है, जब डर्मिस कवर करती है तो डर्मिस के कारण वहां पे जो है स्कार फॉर्मेशन होता है। मीन साइन विजिबल होता है कि वहां पे कोई जो प्रीवियसली इंजरी या कोई वुंड पहले से प्रेजेंट था। अब यहाँ पे दिस इज थर्ड प्रोसेस जो कि है वुंड हीलिंग, जिसमें वुंड को एपिथेलियम कवर करता है। उसके बाद यहाँ पे डी डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट हो जाएगा। डी डिफ्रेंसिएशन हमने पहले ही स्टडी किया है कि यहाँ पे जो जितने भी ये सेल्स हैं विच इंक्लूड दी एपिडर्मिस, डर्मिस, मसल, बोन, नर्व सेल, ये सारे जो हैं ये इस रीजन से, जो वुंड वाला रीजन है, यहाँ पे जो रिमेनिंग सेल्स हैं ये सारे डी डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। और डी डिफ्रेंसिएशन के कारण क्या होता है कि ये जो जितने भी सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं ये डी डिफ्रेंसिएशन जब इनकी होती है तो ये अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मींस अभी ये किसी के लिए भी कमिटेड नहीं है, ये कमिटेड सेल्स नहीं है। तो ये जो डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं इनको हम बोलते हैं ब्लास्टीमा। सो यहाँ पे जो फोर्थ स्टेप है इसमें डी डिफ्रेंसिएशन होती है या फिर हम बोल सकते हैं ब्लास्टीमा फॉर्मेशन। अब जो ब्लास्टीमास हैं ये डिफरेंट होते हैं। जो बोन है उसके लिए अलग ब्लास्टीमा होगा जिसे हम बोलेंगे जो है बोन ब्लास्टीमा, जो कि बोन का डी डिफ्रेंशिएटेड पार्ट है। उसके बाद जो यहाँ पे मसल सेल है, जो भी एपिथेलियल सेल्स हैं, डर्मिस सेल हैं, ये सबके जो ब्लास्टीमा है वो डिफरेंट होंगे। मींस जो मसल का ब्लास्टीमा है उससे ही आगे मसल बनेगा, जो एपिडर्मिस का ब्लास्टीमा है उससे ही आगे एपिडर्मिस बनेगा। इसी तरह से सभी जो सेल्स हैं वो रीजनरेट होते हैं। अब यहाँ पे जो इस तरीके से एपिडर्मिस है ये यहाँ से इस तरीके से जो सेल्स हैं ये डिवाइड होने लगते हैं और एक कैप की फॉर्मेशन करते हैं। जब इस तरीके की कैप लाइक स्ट्रक्चर बनती है विद द हेल्प ऑफ एपिडर्मिस और यहाँ पे डिफरेंशिएटेड सेल्स प्रेजेंट, सॉरी डी डिफरेंशिएटेड सेल्स प्रेजेंट है, तो इस कैप लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एपिकल एपिडर्मिस कैप विच इज ऑल्सो कॉल्ड एईसी। ये जो ब्लास्टीमा सेल्स हैं ये प्रोलिफरेशन इनकी होती है क्योंकि इनको तीन तरीके की स्टिमुलेशंस मिलती हैं। तो सबसे पहले क्या है कि जो एसीई एपिकल एपिडर्मिस कैप और एपिकल एपिडर्मल कैप जो है ये FGF8 को रिलीज करता है विच इज कॉल्ड द फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8। तो ये जो है ये स्टिमुलेट करते हैं ब्लास्टीमा सेल्स को कि वो प्रोलिफरेट करें, ठीक है, रिस्पेक्टिव जो उनके सेल्स हैं उनको फॉर्मेशन करें, उनमें रीडिफ्रेंशिएट हों। उसके बाद जो रिमेनिंग नर्व सेल्स हैं, मींस यहाँ पे कुछ नर्व्स तो जो है वो एम्पुटेशन के साथ चली गई, लेकिन कुछ जो रिमेनिंग नर्व्स प्रेजेंट है ये एक यहाँ पे फैक्टर सेक्रीट करती हैं which is called the NAG and this is called the Newt activating gradient और इसको न्यूट एंटीरियर ग्रेडियंट प्रोटीन भी बोला जाता है। अब यहाँ पे जो थर्ड स्टिमुलेशन है ये मिलता है क्योंकि आयंस जो होते हैं, आयन करंट्स जो है जो प्रेजेंट है इस एरिया में वो एक एक्शन पोटेंशियल या फिर मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट करते हैं। प्रेजेंस ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ नर्व सेल्स एटलीस्ट 20 to 30% आर रिक्वायर्ड must require to provide enough of NAG to stimulate blastema cells for proliferation। इसका क्या मतलब है कि अगर यहाँ पे नर्व्स पूरे तरीके से खत्म हो जाएंगी, कोई भी नर्व नहीं बचेगी, सभी नर्व्स जो है वो कट हो गई ड्यूरिंग द एम्पुटेशन, तो रीजनरेशन नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि NAG सेक्रीट करने के लिए एटलीस्ट 20 to 30% नर्व सेल्स का होना
जरूरी है। तो अगर ये नहीं होगा तो एनर्जी सेक्रेट नहीं होगा और जो ब्लास्टीमा है ये आगे प्रोलिफरेट नहीं करेंगे। नाउ एट लास्ट अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द केसेस, डिफरेंट केसेस, क्योंकि जो सीएसआई नेट में जो थर्ड पार्ट होता है इसमें एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं या फिर केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहला केस क्या है कि बिफोर एम्पुटेशन इन सैलिमेंडर फोरलिम्ब इफ द नर्व सप्लाई from right forelimb is cut off, then amputation is performed at both limbs at wrist region, what will occur? तो यहाँ पे क्योंकि जो राइट फोरलिम्ब है इसमें नर्व सप्लाई को कट किया गया है बिफोर एम्पुटेशन, तो जो राइट फोरलिम्ब है इसका ये अगर एम्पुटेटेड एरिया है तो इसमें ब्लास्टीमा फॉर्मेशन होगी, लेकिन जो फोरलिम्ब है वो रीजनरेट नहीं हो पाएगी क्योंकि नर्व सप्लाई वहां पे प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे इनफ एनर्जी जो है वो सेक्रेट नहीं होगा, तो रीजनरेशन नहीं होगी। लेकिन जो लेफ्ट फोरलिम्ब है इसमें रीजनरेशन कॉमन होगी। तो यहाँ पे क्या आंसर है कि अगर हम नर्व सप्लाई को कट करें तो जो राइट फोरलिम्ब से तो इसकी रीजनरेशन नहीं हो पाएगी। सेकेंड केस क्या है कि बिफोर एम्पुटेशन ऑफ नर्व सप्लाई कट एट राइट फोरलिम्ब however ectopic energy is provided, मीन्स वही केस है सिमिलर कि जो राइट फोरलिम्ब है इसको कट करने से पहले, एम्पुटेट करने से पहले नर्व सप्लाई को कट कर दिया गया है, लेकिन बाहर से हम यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या राइट लिम्ब रीजनरेट हो पाएगी? यस, क्योंकि यहाँ पे ब्लास्टीमा की फॉर्मेशन भी होगी और राइट लिम्ब रीजनरेशन भी होगी, क्योंकि जो नर्व्स हैं वो रोल क्या प्ले करती हैं, एनर्जी को ही सेक्रेट करती हैं। तो अगर हम बाहर से भी प्रोवाइड कर देंगे फिर भी जो यहाँ पे लिम्ब है वो रीजनरेट हो जाएगी। देन ऑल द ब्लास्टीमा सेल्स आर हिट्रोजीनस विदाउट देयर पोजिशनिंग वैल्यू, मीन्स इनमें कोई पोजिशनिंग वैल्यू नहीं है। बहुत सारे ब्लास्टीमा सेल्स होते हैं जैसे मसल ब्लास्टीमा, बोन ब्लास्टीमा, एपिडर्मल ब्लास्टीमा, लेकिन अभी इनमें कोई पोजिशनल वैल्यू नहीं है कि कौन सा जो है सेल वो उसकी पोजीशन क्या होगी। तो इनको पोजिशनल वैल्यू कौन प्रोवाइड करता है? आरए, विच इज कॉल्ड रेटिनोइक एसिड एंड हॉक्स जीन्स। सो सबसे फर्स्ट जो रेटिनोइक एसिड है ये ब्लास्टीमा को सेल्स को एक्सप्रेस करता है कि वो 4 डिफरेंट जो है प्रोटीन्स को सेक्रेट करें। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्सप्रेस होते हैं हॉक्से जीन, जिससे कि हॉक्से प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद यहाँ पे WNT प्रोटीन बनता है जो कि डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस की फॉर्मेशन के लिए जरूरी होता है। मींस यहाँ पे जिस साइड पे WNT एक्सप्रेस होगा वो वेंट्रल साइड बनेगी। तो इस तरीके से जो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस है उसकी पोजीशनिंग होती है। उसके बाद जो SHH विच इज कॉल्ड द सोनिक हेजहॉग एंड हॉक्स डी जीन, ये जो है ये एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मींस जिस साइड SHH प्रेजेंट होगा वो साइड पोस्टीरियर साइड होगी, ठीक है, पोस्टीरियर साइड में बेसिकली ये एक्सप्रेस होता है, ठीक है। उसके बाद जो है MEIS1 एंड MEIS2, ये जो है ये प्रॉक्सिमलाइजेशन को प्रमोट करते हैं। मींस जो बेसिकली MEIS1 है ये जो है जो जिस साइड पे ये होगा वो प्रॉक्सिमल साइड बनेगी। तो ये है इस तरीके से जो है वो डिफरेंट जो यहाँ पे एक्सिस है उनकी पोलैरिटी मींस उसकी पोजीशनिंग होती है। सबसे पहले दिस इज द डोर्सल एक्सिस, यहाँ पे वेंट्रल एक्सिस है, ये प्रॉक्सिमल, दिस इज डिस्टल एक्सिस, यहाँ पे एंटीरियर एंड दिस इज कॉल्ड द पोस्टीरियर एक्सिस। नाउ सबसे पहले जो डोर्सो वेंट्रल एक्सिस है इसके लिए जिस साइड WNT प्रेजेंट होगा वो साइड बनेगी वेंट्रल साइड। सो प्रॉक्सिमलाइजेशन के लिए MEIS चाहिए, MEIS1, ये जो जिस साइड होगा वो साइड बनेगी प्रॉक्सिमल साइड। उसके बाद अगर हम थर्ड एक्सिस की बात करें तो यहाँ पे है पोस्टीरियो एंटीरियर एक्सिस। तो अभी हमने देखा कि जिस साइड SHH सोनिक हेजहॉग प्रेजेंट होंगे वो पोस्टीरियर साइड बनेगी। नो इफेक्ट ऑफ रेटिनोइक एसिड इज कंसंट्रेशन डिपेंडेंट, ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होता है। अगर रेटिनोइक एसिड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो जनरली जो प्रॉक्सिमल ऑर्गन्स होते हैं वो उनकी डुप्लीकेशन होती है। तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंट केसेस को स्टडी करें तो सबसे पहले क्या है, एम्पुटेशन फ्रॉम रिस्ट, जो फोरलिम्ब है उसकी रिस्ट से अगर हम एम्पुटेशन करें और इसमें आरए की कंसंट्रेशन अगर मैक्सिमम है तो क्या होगा, क्या वहां पे नॉर्मल जो एपिमॉर्फोसिस होगी या फिर डुप्लीकेशन होगी।
तो यहाँ पे क्योंकि RA की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सो यहाँ पे क्या है, रिस्ट से एम्पुटेशन हो रही है। तो जो इसकी प्रॉक्सिमल स्ट्रक्चर्स हैं, टू बोन्स, जो रेडियस एंड अल्ना है, इनकी डुप्लीकेशन हो जाएगी और फेलेंजिस नॉर्मल रहेंगी। तो इस केस में ऐसा होगा। अगर हम सेकंड केस को स्टडी करें तो इफ एम्पुटेशन ऑकर एट एल्बो रीजन, रेटिनोइक एसिड की कंसंट्रेशन अगर मैक्सिमम है, तो इस केस में क्या होगा। अब यहाँ पे क्या है, दिस इज द ह्यूमरस, यहाँ पे रेडियस अल्ना एंड ये फेलेंजिस है। तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि यहां से एम्पुटेशन हुई लेकिन साथ साथ आरए की कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा है, मींस इट इज एट इट्स मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन। तो जब ये मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन पे होगा तो जो प्रॉक्सिमल ऑर्गन है, मींस यहां से एम्पुटेशन हुई है, तो जो ये वाला पार्ट है ये डुप्लीकेट होगा और आगे का जो ये वाला हिस्सा है ये नॉर्मल ही रहेगा। तो अगर जो आरएनए की कॉन्सेंट्रेशन है ये मैक्सिमम से भी ज्यादा है, मींस जितनी मैक्सिमम हो सकती है उससे भी अगर बहुत ज्यादा है, तो रीजनरेशन नहीं हो पाएगी, रीजनरेशन विल फेल टू ऑकर। So this is all about the two types of regenerations in which we have discussed about the basic concept of regeneration, stem cell mediated regeneration and epimorphosis. If you have any type of query regarding this topic, you can ask me in comment section, and if you find the content useful, please like and share the video and subscribe to my channel Biology Lectures with Sonam.